की सेवा कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम ये क्लास भरत जी के लिए आमंत्रित करते हैं, उनको सौंपते हैं। वो आगे का मार्गदर्शन आपका करेंगे। भरत जी, आदरणीय भरत जी। प्रणाम। सबसे पहले मेरा नमन मेरे सदगुरु ओशो को, योगेंद्र भैया को, मेरी दीदी जो मेरी बचपन से माँ के जैसे जिन्होंने रोल प्ले किया और मेरी पहली प्राथमिक आध्यात्मिक गुरु रही हैं, जिनके कारण आज मैं जो भी हूँ वो उनके ही कारण हूँ। उन्होंने मुझे ओशो से भी जोड़ा और रेकी की मेरी पहली गुरु वही रही हैं। उन्होंने मुझे रेकी मास्टर तक मेरी यात्रा करवाई। उनका मैं बहुत ऋणी हूँ। उनको बंदन, चरण बंदन। योगेंद्र भैया को मेरा चरण वंदन। आपने भी मुझे बहुत सारी साधनाएं सिखाई हैं और बहुत मार्गदर्शन समय समय पे मेरा करते रहते हैं। मैं वैसे तो बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, ना कि बराबर है, पर कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को जो जान बता सकूं। राजेश्वरी माँ को भी मेरा चरण वंदन। मैं फिजिकली के उनसे मेरी फोन पे बात होती रहती है और वो भी मुझे गाइड करती है, बहुत सपोर्ट करती है मुझे। और बहुत प्यारी बच्ची है और बहुत अच्छी हिलर है। तो आज की क्लास मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले तो मैं आपको रेकी के बारे में ही बताता हूँ, जिससे कि आप लोग समझ सकें। मैंने 1997 में, मेरी दीदी हैं डॉक्टर रूपेश चौरसिया, उनको मैं प्यार से जिज्जी कहता हूँ, भाई साहब भी उनको जिज्जी ही कहते हैं। जब उन्होंने पहली बार रेकी की चर्चा की कि बेटा मैं स्पर्श चिकित्सा सीखना चाहती हूँ, और कानपुर में कृष्ण प्रसाद खत्री जी रिटायर्ड कमिश्नर रहे हैं, वो उसकी रेकी की क्लास लेंगे। उसमें फोन नहीं चला करते थे, बेसिक फोन ही केवल एक्टिव थे, मोबाइल नहीं थे। तो उन्होंने मुझे पता दिया और कहा कि बेटा स्पर्श चिकित्सा। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि मैंने कहा कि ये किसने उल्लू बना दिया जिज्जी को कि स्पर्श चिकित्सा में कोई चीज होती है। मुझे बड़ा नहीं लगा कि किसी ने निश्चित रूप से चीटिंग का कोई गेम खेला है। हमारे जिज्जी जो है ये इतनी काइंड हार्टेड हैं और ये कोई इनको बेवकूफ बना रहा है। लेकिन उनका सम्मान था, उनका नहीं बेटा तुम्हें पैसा देने जाना है। मैं पैसा जमा करने गया जब उनको सिखाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको रिसीविंग नहीं देंगे, आपने जो पैसा दिया है। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। हमने कि कानपुर तो थोड़ा सा बदनाम है, कई लोग कहते हैं इस टाइप का सुना जाता है कि थोड़ा सा बदमाश टाइप के लोग भी वहाँ हैं, अच्छे लोग भी हैं लेकिन बदमाश लोग भी हैं। तो मैं पैसा देने गया, उन्होंने रिसीविंग नहीं की। तो मैंने कहा कि चूंकि मैं पुलिस में था तो मैं तो अपने से ही में था कि मैं कैसे भी इनसे पैसे तो वसूल कर ही लूंगा, मैंने दिया है। तो इनके घर गया, पैसे दिए, तो उन्होंने पैसे ले लिए और कोई रिसीविंग नहीं दी। मैं घर का पता था सब दिखाया कि हाँ आप देखते हैं। फिर फाइनली दिन आया जब हमारी दीदी को वहां सीखने जाने का मौका मिला। तो उन्होंने जब सीखा और सीख के आने के बाद से ही वो एक रिलेटिव के यहाँ ठहरी हुई थी, उनको चलने फिरने में बहुत तकलीफ थी। वो पहले ही दिन उन्होंने उनको ठीक कर दिया। तो जब अपना कोई सीखता है तो फिर विश्वास होता है कि नहीं, कहीं ना कहीं कोई आर्ट है। तो एक इंटरेस्ट मेरा पैदा हुआ कि मुझे मुझे भी ये चीज सीखना है। तब हमारे जीजी ने जाकर के मास्टर डिग्री तक किया और फिर बोले बेटा चिंता मत करो, हम तुम्हें सिखाएंगे। और हमने फिर रिजल्ट देखे जीजी की, तो फिर उन्होंने मुझे सिखाया। और तब से मैं 97 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और भगवान की कृपा से बड़े अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो मैं बताता हूँ, रेकी एक जापानी शब्द है। रे मीन्स होता है यूनिवर्सल, सर्वव्यापी। की मीन्स जीवनी शक्ति, वो जीवनी शक्ति जो सर्वव्यापी है, रेकी। ये जीवनी शक्ति हमारे चारों तरफ हमेशा से फैली रही है और इसके मास्टर्स वर्षों से हमारे यहाँ पे भी रहे हैं। ईसा मसीह, साईं बाबा, भगवान बुद्ध, राम,
भगवान सभी लोगों को ठीक करते आए हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से ये आर्ट हमारे यहाँ से विलुप्त हो गई। कारण कुछ भी हो सकते हैं, कभी सही पात्र ना मिलना, कभी ईगो का आ जाना कि हम हस्तांतरण नहीं करेंगे अदरवाइज मेरे पैर छूने वाले नहीं बचेंगे। तो ये आर्ट हमारे यहाँ से धीमे धीमे विलुप्त हो गई। 19 1900 शताब्दी के पूर्वार्ध में जापान में एक डॉक्टर मिकाओ ओशई हुए हैं, जो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे दर्शन शास्त्र के। वो वहां पढ़ा रहे थे क्लास में, दर्शन शास्त्र का सब्जेक्ट था। बच्चों ने पूछा कि सर ये बताइए कि साईं मतलब ईसा मसीह लोगों को छू के कैसे ठीक करते थे। अच्छा, अब चूंकि वो दर्शन शास्त्र के ही प्रोफेसर थे और ये उनके लिए वाकई बात बहुत कचोटने वाली थी कि उन्हें ये पता नहीं था कि कैसे ठीक करते थे। उन्होंने उन्हें बड़ी चोट पहुंची बच्चों के इस क्वेश्चन से। उन्होंने रिजाइन किया और उन्होंने एक ये सोच लिया कि नहीं, अब मुझे ये सर्च करनी है कि आखिर ऐसी क्या आर्ट थी जिससे वो लोगों को ठीक छू करके ठीक किया करते थे। तो वो निकले, जापान के बहुत जैन मंदिरों में गए, मठों में गए। वहां जाकर के उन्हें कुछ पता चला, कुछ सूत्र पता चले कि भारत में भगवान बुद्ध के लोटस सूत्र हैं, कमल सूत्र हैं, उनमें कुछ इस टाइप का वर्णन है। तो भारत भी आए, उन्होंने लोटस सूत्रों का अ, अध्ययन किया, संस्कृत सीखी उसके लिए, और फाइनली जापान के कुरियामा नामक पर्वत पर जाकर के उन्होंने 21 दिन साधना का निर्णय लिया। तो हर दिन जब वो साधना करते एक पत्थर को फेंक दिया करते थे। उन्होंने 21 पत्थर इकट्ठे करके रख लिए थे अपने पास। फाइनली 21st डे आया, कुछ खा पी नहीं रहे थे, तो वो एकदम से उन्हें इस टाइप की एनर्जी उनके ऊपर आई कि वो उस एनर्जी के यानी प्रचंड आवेग से और उस खुशी के अतिरेक से पड़े। उस ड्यूरेशन में उन्हें बहुत सारी सिंबल्स, बहुत सारे जो टीचिंग्स हैं ऊपर से अस्तित्व की तरफ से जो उतरी, वो उन्हें आभास हुई। उठे, उस मस्ती से निकले तो बहुत एक्साइटेड थे, उनके शरीर में भर गया था। बहुत खुशी के मारे ऊपर से नीचे की तरफ भागे। जैसे वो भाग रहे थे, सडन उनके अंगूठे में चोट लग गई। तो अभी तक उन्होंने कोई प्रयोग तो किया नहीं था, ऐसे ही जाकर के अपना अंगूठा पकड़ लिया। जब अंगूठा पकड़ देखा कि भाई जनरली हमें जब चोट लगती है तो हम पकड़ लेते हैं, उनका तो ब्लड रुक गया। बहुत एक्साइटेड हुए कि वाह, हमने उस आर्ट को फाइनली डिस्कवर कर लिया, जो कभी रही है उसको हमने फिर से पुनः उसकी खोज कर ली। और फिर वो नीचे उतरे, तो ये खाना खाने के लिए बैठे। वहाँ होटल पे उन लोगों को मालूम था कि यहाँ कोई एक तपस्वी ऊपर पहाड़ पे साधना कर रहा है, कई दिन से भूखा है। तो उन्होंने जैसे ही उनको देखा तो उनकी बच्ची को भेजा कि जब आओ, इन्हें क्या खाना है। तो उन्हें बहुत सारा खाना, आश्चर्यचकित थे कि नील में व्रत के बाद आदमी खा कैसे सकता है। उन्होंने खाना खाया, बच्ची को देखा तो बच्ची दर्द से कड़ा रही थी, उसकी गाल में दर्द था। तो उन्होंने उसके पिता से कहा कि क्या मैं इसके गाल पे हाथ रख सकता हूँ। पिता ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं। आप तो उन्होंने जैसे ही उसके गालों पे हाथ रखा तो आया। जब उन्होंने सोचा तो वो निकल गए। बहुत गरीबों की उन्होंने सेवा की थे, भिखारी की उन्होंने सेवा की, उन्हें उन्होंने ठीक कर दिया। लेकिन फाइनली कुछ समय बाद उन्होंने पाया जो लंगड़े थे जैसे भीख मांगने लग गए, जो अंधे थे। इनके अंदर मोरल वैल्यूज की बहुत ज्यादा कमी है। तो अब जो स्वस्थ हो गए थे, अच्छे काम करना चाहिए, ये उसी काम को और अच्छे तरीके से करने लग गए, भीख मांगने का काम करने लग गए। उसको उन्होंने अच्छा काम समझ लिया, तो उनकी कोई नैतिक वैल्यूज उनके अंदर
तो उन्होंने जाना कि एक तो उन्हें जो नियम दिया कि लोगों के अंदर मोरल वैल्यूज का बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उन्होंने कुछ टीचिंग्स दी जिनको के पंचव्रत कहा जाता है, पांच संकल्प कहा जाता है, जो योगेंद्र भैया भी अपनी साधना में करवाते हैं, पंच प्राण साधना, है ना। वो उन्होंने कि कैसे हम अपना आत्मिक सुधार करें, कैसे लेसन करें, उन सूत्रों के रिपीटेशन से, उनकी प्रैक्टिस से भी हम साथ सकते हैं अगर हम केवल उन पांच सूत्रों को ही अपना लें जिंदगी में। तो पहला सूत्र तो उन्होंने दिया कि मैं केवल आज के दिन हर किसी के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति कृतज्ञतापूर्ण रहूंगा, मीन्स थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ। जब आप ग्रेटफुल होते हैं किसी के प्रति तो आपका हृदय बहुत विकसित होता है, आप बहुत सारे चीजों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, स्वास्थ्य, समृद्धि, रिलेशंस, सब कुछ आपका बढ़ रहा होता है। और कृतज्ञता का भाव जिंदगी का सबसे बड़ा भाव है। आपको ऑब्लाइजेशन, किसी ने थोड़ा सा भी किया उसका एहसानमंद हो जाना। फिर उन्होंने दूसरा सिद्धांत दिया कि प्राणी मात्र के प्रति प्रेम पूर्ण रहूंगा, हर किसी को मैं प्रेम करूंगा केवल आज के दिन। और इन संकल्पों को, भाई आप जब किसी के प्रति प्रेमपूर्ण होते हैं तो आप उसे हर्ट कर ही नहीं सकते। कोई अगर आपसे कुछ गलत कह भी जाए, क्योंकि आप प्रेमपूर्ण हैं उसके प्रति, तो आप उसे ऐसे ही समझेंगे जैसे एक बच्चे ने गलती की, कोई बात नहीं, लेट को, ये तो बच्चा है। ऐसे अगर इतनी ही जानकारी होती, अगर ये इतनी ही बुद्धि वाला होता तो इस तरीके से क्यों बोलता। तो प्रेम का भाव उन्होंने विकसित करने की बात कही, जो ईसा मसीह कहा करते थे, लव इज गॉड। ये डेवलप आपको साधनाओं से भी होता है, और ऊपर से भी हम इस भाव को लेकर चलते कि हमारे अंदर प्रेम पैदा हो, कैसे भी हमें हर किसी के प्रति पूर्ण रहना है। फिर उन्होंने दिया कि केवल आज के दिन में अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक करूंगा। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आपकी आजीविका है, आप उसको बहुत ईमानदारी से करिए। स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई बहुत ईमानदारी से करिए, उसके प्रति आप 100% अपने आप लगा दीजिए, ऑनेस्टी विद योर वर्क। तो उन्होंने तीसरा सिद्धांत अपना ये दिया कि मैं कार्य के प्रति ईमानदार रहूंगा। फिर उन्होंने कहा कि केवल आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। आपको दिन भर ऑब्जर्व करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं छोटी छोटी बात पे झुंझला रहा हूँ, क्रोध कर रहा हूँ। तो इससे क्या है कि आपके अंदर एक अवेयरनेस पैदा होगी, झुंझलाएंगे नहीं आप होशपूर्ण रहेंगे, होश पैदा होगा, क्रोध भी कम होगा। जब होश होगा तो क्रोध हो ही नहीं सकता। तो क्रोध को आपको ऑब्जर्व करना है दिन भर, और कि आज में क्रोध नहीं करूंगा, किसी न किसी प्रकार से उसको न्यूट्रलाइज कर दूंगा अगर क्रोध कहीं किसी प्रकार से आता है। फिर लास्ट दिन दिया कि केवल करूंगा। चिंता समाधान नहीं है किसी चीज का, चिंतन तो समाधान है। ये चिंता समाधान ही, चिंता में हम और ज्यादा अपने आप को वीकर एनर्जी पैदा करते हैं। तो उन्होंने ये पांच मोरल वैल्यूज हम लोगों को दी कि कैसे इनको हम और बहुत हद तक अपनी साधना को हाइट पर ले जा सकते हैं। अगर केवल इनको ही हम अपनाते हैं तो भी हम अपनी साधना की बहुत हाइट पर पहुंच सकते हैं। इसमें एक सिद्धांत और दिया कि जब भी आप किसी की हीलिंग करेंगे तो उसको निःशुल्क नहीं करना है। एनर्जी शुल्क मीन्स एनर्जी एक्सचेंज, पैसे से ही संबंध नहीं है। वो बंदा कम से कम ये रियलाइज करे, उसके अंदर एक भाव हो कि आप उसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, और वो इसी ग्रेटिट्यूड कहेंगे तो उसके एवज में वो आपके लिए कुछ एनर्जी एक्सचेंज करे। आप चाहे कोई छोटा बच्चा है कि पानी ही दे दे, आपको आपको चाय पिला दे, कहीं सहयोग है, आपको कहा कि हमें ये लेटर टाइप करना है, आपका टाइप लेटर कर दिया, किसी न किसी प्रकार से वो आपका सहयोगी रहे, आपको लगे कि आपकी जो एनर्जी यहाँ आप लगा रहे थे वहां उसने कुछ सहयोग कर दिया। तो इस तरीके से उन्होंने चार्जेस का इसके साथ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि आप, एक तो उनका ये भी सिद्धांत था कि आप एनर्जी जो एक्सचेंज ले रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे कर्मास हमें तो उसको न्यूट्रल करते हैं कि भाई हमने आपको पे किया, ना आई एम फ्री। अब हमारा और आपके बीच में कोई ये नहीं कि हम आपको अपने एहसानों तले दबा दें।
तो उससे हमारा एक जो भाव है वो हम ऐसा तले नहीं रखते हैं, और एक फ्रीनेस आ जाती है कि आपने एनर्जी दी, मैंने आपको एनर्जी दे दी। किसी न किसी प्रकार से वो एनर्जी आपका सहयोग करेगी। अगर किसी को पैसा भी सहयोग करता है और आपको सहयोग दिया, तो सहयोग भी आपको सहयोग करता है, मदद करता है। तो ये तो उन्होंने रेकी के सिद्धांत दिए, जिनसे हम साधना को बहुत गहराई पे बढ़ा सकते हैं। और ये सिद्धांत भैया ने, योगी जी ने भी दिए हैं आपको, जिनका पंच प्राण आपको साधना करनी होती है, से आप विकसित कर सकते हैं। तो ये तो रेकी के सिद्धांत थे। मैं रेकी को इसलिए आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये कि घर के कम से कम एक मेंबर को आनी ही आनी चाहिए। इसी में होते हैं, कई बार हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, हम लोग कई प्रकार के अपने इंश्योरेंसेस करवा लेते हैं। मेरे पास इस टाइप का कोई फर्स्ट एड है जिसकी कोई, जब हम स्वयं अपने अपने फर्स्ट एड हो सकते हैं, तो हम अपने आप को इतना प्रिपेयर क्यों नहीं करते कि इमरजेंसी में हम अपने आप को तैयार रख सकें, अपने परिवार के लिए तैयार रह सकें। आप खुद इतने साधनाओं से कि आप किसी की भी मदद कर सकते हैं, अपनी, अपने परिवार की, अपने मित्रों की, अपने रिलेटिव्स की। तो ये एक भाव, और खासतौर से मैंने जो देखा अब तक की लाइफ में, करीब 26 साल मुझे इस साधना के फील्ड में हो गए हैं, तो मैंने देखा कि परिवार की कम से कम एक माँ को आना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वो ही बच्चों का लालन पालन करती है, वही खाना बनाती है, वही बहुत सारे काम करती है जिसमें वो एनर्जी दे सकती है। बच्चे से सबसे ज्यादा कनेक्टेड माँ रहती है। तो आवश्यक है कि हम इस आर्ट को सीख करके, आप रेकी जानते हैं, आप खाना बना रहे हैं, गूंथ रहे हैं, आपकी एनर्जी उसमें जा रही है। अपने भोजन को एनर्जाइज करके अपने बच्चों को दे दिया, पति को दे दिया, अपने परिवार को दे दिया, खुद खा लिया, तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो और बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जहां मैंने इस चीज को दिखा। मैं देख रहा था, एक बार मैं कुंभ मेला ड्यूटी गया, वहां मैंने ओवर ईटिंग कर ली। अब ओवर ईटिंग मेरे लिए इतनी हानिकारक उस समय हो गई कि मैं देख रहा था कि अब मैं जाने की स्थिति आ गई थी। पेट मेरा भयंकर फूल गया था, मैं हाथ उठा नहीं सकता था, इवन मैं प्रेयर के लिए हाथ नहीं उठा सकता था। लेकिन मेरे की चैनल था अपने जी की कृपा से। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपनी केवल 2 उंगली हिलाई और उनसे ही थोड़े से सिंबल्स ड्रॉ किए अपने ऊपर। और मैं देखता हूँ विद इन 2 मिनट जैसे लगता है जैसे मेरे पेट में कुछ था ही नहीं। और उससे पहले तो मुझे लग रहा था कि अब मैं गया, अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं। मेरा बेटा, जब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, इनका प्लीसेंटा अप था, डॉक्टर ने कह दिया कि अब ये जो है चलने फिरने लायक नहीं है। केयर टेकर के तौर पे घर पे कोई और था नहीं मेरे अलावा, इनकी केयर के लिए मैं ड्यूटी जाता था, बहुत परेशान था। चाहे जब इनको फीवर आ जाता, चाहे कोई दवाई नहीं दी जा सकती थी। तो रिकी ने मेरे लिए माँ का काम किया। मैंने जब भी हील करता, इनका फीवर उतर जाता, इनकी और जो भी साइकोसोमेटिक डिसीजेज इनको होती, वो सब उनकी, मैं देखता हूँ कि वो सब बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाती, बुखार उतर जाता और बड़ी स्वस्थ हो जाती। तो इतनी बड़ी आर्ट है जिसको कि मैं महसूस करता हूँ आज के समय में कि हम लोगों को सीखनी ही सीखनी चाहिए। हम सड़क पर जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ओवर ब्लीडिंग हो रही है, अब एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो कम से कम उसके लिए कुछ समय के लिए तो उसकी हेल्प हम कर ही सकते हैं। हमारा भतीजा एक बार जो है करीब 12-13 सीढ़ियों से गिरा, डॉक्टर्स ने उसको मना कर दिया, बिल्कुल रेफर कर दिया कि नहीं, यहाँ नहीं, हम लोग डिस्ट्रिक्ट जालौन के रहने वाले हैं, कि उसको यहाँ से झांसी ले जाओ। सब घबरा गए। हम लोग परिवार के लगभग सभी लोगों को, हमारी दीदी ने सिखा रखी थी, हम सब लोगों ने उसको हीलिंग देना शुरू की। जब वो झांसी गया तो झांसी में डॉक्टर बोले कि इसको ग्वालियर ले जाओ। पर ग्वालियर में जाकर के जब डॉक्टर देखते तो कहते ऐसे तो कुछ है ही नहीं, तो बिल्कुल ठीक है। और इतना रेकी का उसके ऊपर प्रभाव पड़ा कि आज वो इंजीनियर है और बिल्कुल स्वस्थ है, और बहुत अच्छा परिवार है उसका, उसकी बच्ची है, पत्नी है। रेकी इतनी पावरफुल आर्ट है
जिसको मैं चाहूंगा कि हर परिवार के एक सदस्य को कम से कम हर हालत में सीखनी ही सीखनी चाहिए। नो मैटर कि आप किससे सीखते हैं, आवश्यक है आपका शिष्य का अच्छा होना। हालांकि ये भी जरूरी है कि आप ट्रेडिशनल मास्टर से सीखते हैं तो आप पावर परमानेंट बनी रहती है, नॉन ट्रेडिशनल से सीखते हैं तो आपके साथ चीटिंग की भी संभावना रहती है। लेकिन कैसे भी मैं ये चाहूंगा, हमारे योगी जी भी बहुत सारी आर्ट सिखा रहे हैं, तो आप उन आर्ट्स को सीखें, आप उसके साथ साथ रिकी को भी सीखें। रिकी की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि इसमें डिवाइन इंटेलिजेंस होती है। आपको नहीं भी समझ में आ रहा है कि हमें किसको किस प्रकार से हील करना है, आपने सिंपली उसकी तरफ हाथ कर दिया या उसके ऊपर हाथ रख दिया और प्रार्थना की कि हे रे की शक्ति कृपया जाओ और ये करो। मुझे नहीं पता कि इनको कहाँ प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं जानता। और आप आश्चर्य करेंगे कि उस बंदे को वहां वहां आराम पहुंचेगा जहां आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आप सिर्फ हाथ रखे हैं और वो कहे मैं तो ये था, मैं तो ये था और हमारा ये खत्म हो गया। तो अब मैं आपको, ये तो रिकी की बात थी। जो रिकी के लिए आवश्यक होता है अट्यूनमेंट का होना, इसको बगैर अट्यूनमेंट के नहीं सिखाया जा सकता। इसलिए मैं आपको इसका अट्यूनमेंट, और मैं डिस्टेंट अट्यूनमेंट के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि हमारे जो मास्टर्स है उनका कहना है कि जब तक शिष्य और गुरु के बीच में हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन ना हो तब तक ये आर्ट उतनी फलित नहीं होती। इसलिए मैं ऑनलाइन और डिस्टेंस टीचिंग में रिकी की भरोसा नहीं करता। इसलिए जब भी आप लोगों का किसी का सीखने का भाव हो, आप मुझे अगर इनवाइट करते हैं तो मैं आपको सिखाने के लिए आ सकता हूँ। लेकिन उसके लिए एक ग्रुप की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक दो लोगों के लिए मैं छुट्टी लेके आऊंगा वो मुझे लिए प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। तो मैं दूसरा बताना चाहता हूँ ऑरा के बारे में, जिसको कि आप क्लीन करके आप अपनी बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। रेकी के लिए अट्यूनमेंट जरूरी है, ऑरा के लिए अट्यूनमेंट जरूरी नहीं है। तो पहले ऑरा होता क्या है हमारे, आपने देखा होगा हमारे जो इष्ट रहे हैं, हमारे जो महापुरुष रहे हैं, बुद्ध पुरुष रहे हैं, उनके पीछे चारों तरफ हम लोग पिक्चर्स में देखते हैं एक गोल गोल सर्किल सा रंगीन सा बना हुआ है। ये हम सभी का होता है। हम सभी के चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड होता है, एक अदृश्य शरीर होता है, एक फिजिकल बॉडी, और सेम ऐसे ही एक अदृश्य बॉडी होती है जिसमें सारे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे फिजिकल बॉडी में होते हैं। हमारे जो चक्राज की लोकेशन है वो भी हमारे इस एनर्जी सेंटर, चक्राज हमारे एनर्जी सेंटर्स कहलाते हैं, वो भी हमारे जीव द्रव्य शरीर यानी हमारे ऑरा में ही पाए जाते हैं। हमारे शरीर में उनकी जगह पर हम देखते हैं तो आपको ग्लैंड्स अवश्य हम कह सकते हैं कि हाँ, जहां जहां हमने चक्राज को हमारे ऋषि मुनियों ने खोजा है वहां शरीर में वहां वहां पे कोई ना कोई विशेष ग्लैंड पाई जाती है, जिसकी वर्किंग भी लगभग उसी प्रकार की है। हालांकि उस पर बहुत ज्यादा रिसर्च उस हद तक नहीं हो पाई जो, और आप जो आपके चक्रास पे पैरा साइंस ने, हमारे गुरुओं ने और ज्यादा गहराई से जाकर के रिसर्च की है। तो हमारा ऑरा बहुत बातों पर निर्भर करता है। हम क्या देखते हैं, क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, इससे भी हमारा ऑरा बहुत हद तक प्रभावित होता है। और अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो इसको हम बायोप्लाज्मिक फील्ड भी कहते हैं। बायो मीन्स होता है जीवन, और प्लाज्मा एक पदार्थ की चौथी अवस्था है। एक पदार्थ की जो जो थोड़ा लिक्विड लिपलिपी लिसी से एक लिक्विड पदार्थ होता है जिसमें जीवन होता है। मैं चाहूँ तो एक लिस्ट ऐसा पदार्थ का एक कलर जो है फील्ड बना होता है, उसको हम लोग ऑरा कहते हैं। हीलिंग के फील्ड में हम ऑरा का दो प्रकार से यूज करते हैं, एक तो बाह्य ऑरा और एक आंतरिक ऑरा। मोस्टली हीलर्स जो हम लोग वर्क करते हैं वो हम आंतरिक ऑरा पर वर्क करते हैं, और हर किसी का आंतरिक ऑरा उसकी बॉडी से करीब 3 से 4 इंच आंतरिक ऑरा होता है। अगर हमारे ओरा में भी नस नाड़ियां होती हैं, 72,000 नस नाड़ियों का जाल हमारे ओरा में फैला होता है। अगर ये नस नाड़ियां ब्लॉक हो जाती हैं या फंस जाती हैं किसी प्रकार से, इस ओरा में होल्स हो जाते हैं, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिसीज से ग्रसित हो जाते हैं। बहुत सारी प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं।
और ये ऑरा ठीक ऐसे ही है। सबसे पहले कोई भी बीमारी हमारी बॉडी में आती है तो गैस फॉर्म, मतलब हमारे ऑरा में आती है। अगर हम उस ऑरा को इग्नोर करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। फिर डॉक्टर कहता है कि ऐसा करिए, आप जरा ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, ब्लड टेस्ट से पता चलता है। और जब आप ब्लड टेस्ट को भी इग्नोर मार देते हैं तो फिजिकल फॉर्म में आ जाती है डिसीज। आप देखते हैं कि आपने देखा टीबी का पेशेंट देखते में ही समझ में आ जाता है कि वो टीबी का पेशेंट है। आप कहते हैं इसे टीबी हो गई है क्या, है ना। देख के ही आप कुछ ना कुछ बीमारी उसके बारे में बता देते, देखते ही पता चल जाता है कि ये तो अब। अच्छा, नमस्ते भाई हाँ जी साहब। जी जी जी, प्रणाम जय सर। खुश रहो भैया।
सामने से आपने ले गए, यूं कप बना करके और झटक दिया। सेकंड हो गया, आपको ये कॉम्ब कंघा होता है ना, इस तरीके से आपने उंगलियों को कर लिया जिससे उलझी हुई जो नस नाड़ियां हैं वो क्लीन हो जाए। आपको भाव करना है कि इसका ऑरा क्लीन हो रहा है, जो इसकी नस नाड़ियां उलझी हुई हैं वो क्लीन हो रही हैं, उलझने से निकल रही हैं। और ये दो, इस तरीके से आप अल्टरनेट 1 2 3 4 इस तरीके से करके कम से कम 10 बार उसके फ्रंट का, 10 बार उसके बैक का, और कम से कम 50 बार उसके सिर का, यूं जैसे हम कंघी करते हैं ना, सिर्फ कॉम्बिंग करना है सिर के लिए, सिर्फ कॉम्बिंग आप करेंगे। ये जनरल लोगों के लिए बता रहा हूं, लेकिन जो ज्यादातर बहुत गंभीर क्रॉनिक पेशेंट्स हैं उनके लिए आपको कम से कम वो आगे पीछे का और कम से कम 50 60 बार 100 बार क्लीन करना होगा, और सिर का कम से कम 500 बार क्लीन करना होगा, क्योंकि सिर ही सबसे बड़ी जड़ है। आपको फीवर है, हाई फीवर है, आप सिर का जितना अच्छे से क्लीन कर देंगे उसको फीवर और क्लीन करते ही खत्म हो जाएगा। क्लीन करते ही करते बहुत सारी डिसीज खत्म हो जाएंगी। एक हमारे मित्र को नौघेरा हो गया था, नाखून इधर पक जाता है नौघेरा में, और वो बहुत परेशान थे, पक रहा था और डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे उसको, वो बहुत ज्यादा ही उन्हें तकलीफ थी। हमने कहा कि आप कम से कम इसका 500 बार लोकलाइज, उन्होंने ओरा क्लीन किया। वो सुबह उठे पता पड़ी करे कि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, सब खत्म हो गया। तो ये ओरा क्लीनिंग की टेक्निक थी जिसमें आप लोकलाइज और आप फुल बॉडी ओरा क्लीन कर सकते हैं। ये क्लास भाई साहब कितनी देर तक चलानी है? ये 10 बजे तक क्लास रहती है, 1 घंटे की रहती है। दीदी को भी समय दे देना। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ चक्रास के बारे में, चक्रास के साइकिक फीचर्स, है ना। बहुत सारे हमारे चक्रास के ऐसे फीचर्स हैं जिनको हम जानते नहीं कि चक्रास के हमारे ऐसे ऐसे भी फीचर्स हैं। हमारा कौन सा चक्र रेस्पॉन्सिबल किस समय साइकिक डिसीज के लिए है। जनरल तो ये है, हम साइकिक फीचर्स के बारे में आपको चर्चा करेंगे। हमारे शरीर में, ऑरा में हमारे वायवी सेंटर्स होते हैं, कुछ बड़े बड़े चक्रास हैं, जैसे रूट चक्र, वृश्चिक चक्र इसको कहते हैं, मूलाधार चक्र हमारा जो है लास्ट ऑफ द स्पाइन में पाया जाता है। आपको मालूम है जब ये चक्र हमारा अंडर एक्टिवेट हो जाता है, जब इसमें असंतुलन पैदा हो जाता है, हत्या की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। अब तो कई लोग कहते हैं कि आप आत्महत्या कर ले, अब वो एकदम से कम कर रहा है आत्महत्या करने का। आप समझ जाइए कि इनका बेसिक चक्र, उसको बहुत ज्यादा ऑरा क्लीनिंग की आवश्यकता है। तो आपको जो मैंने पैटर्न बताया ऑरा क्लीनिंग का, लोकलाइज क्लीनिंग आपको करनी है कम से कम 100 बार, है ना। जीवन जीने की इच्छा, कई लोगों को बहुत ज्यादा जीवन जीने की प्रबल इच्छा भी पैदा होती है। इसका मतलब है कि उनका चक्र बैलेंस है और वो बहुत इंथुजियाज्म से भरे हुए हैं, उनकी बड़ी ललक होगी, बहुत स्किन उनकी बहुत सुंदर होगी। स्किन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो रही है, एलर्जी आपको हो रही है, आप समझ जाइए कि आपको उनका बेसिक चक्र बहुत कम ऊर्जित होता है। सो क्लीन करके उसको अच्छे से आप देखेंगे कि वो उनका चलने लग गया है। कई बच्चे बहुत ज्यादा चंचल होते हैं, ओवर एक्टिवेटेड। हम लोग कहते हैं ये बच्चा बहुत ही ज्यादा ओवर एक्टिवेटेड है, इसको क्या किया जाए, इसको कैसे कंट्रोल करें। तो उसमें कुछ नहीं करना है, बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क नहीं किया जाता है, बस करना है। आप अच्छे से ऑरा क्लीन करेंगे और ऑरा क्लीन करके बच्चों की एनर्जी को आप उनके पैर में और उनके हाथों की तरफ ट्रांसफर करेंगे, और क्लीन पे नमक में ना झटक करके कि वो एनर्जी जो उसके बेसिक चक्र में है वो उसकी टांगों में पहुंच गई है, उसके तो उसके हाथ स्ट्रांग बनेंगे, वो स्वस्थ होगा, और उसकी जो चंचलता है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगी, बहुत हद तक कम हो जाएगी और लगभग खत्म ही हो जाएगी।
प्रॉस्पेरिटी का भी बहुत गहरा हमारे इस संबंध है, इस चक्र से संबंध है। समृद्धि, हम लोग कहते हैं कि हमारा बहुत पैसा बह रहा है, पैसे की बहुत कमी आ रही है, तो उस कमी को, पैसे की कमी को, ये चक्र अगर आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, इसको अच्छे से हील करेंगे, तो ये आपको प्रॉस्पेरिटी भी देगा, आपको पावर देगा। आप देखते हैं जब पेड़ की जड़ मजबूत होती है ना, तो पूरा पेड़ बहुत सुंदर होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। आपको बहुत शक्ति देगा, आपकी स्किन को बहुत अच्छा करेगा, आपकी एलर्जी को दूर करेगा। नेक्स्ट चक्र है हमारा सेक्स चक्र, या ऐसे हम स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं। इस सेंटर ऑफ लोअर क्रिएटिविटी, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट का हमारा सेंटर होता है। इसका साइकिक फीचर है कि हमारा ब्यूटी सेंस डेवलप हो जाता है अगर ये चक्र बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। हमने देखा कि कई लोग बहुत सुंदर सुंदर चीजों को पसंद करते हैं, उनकी चॉइस कपड़े की बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, किसी भी चीज को इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं कि आप देखते हैं कि वाह इतनी अच्छी चीज। अच्छा, कई बार बीच में सेक्स चक्र डिस्टर्ब होता है, तो आप देखते हैं कि आप काम कर रहे हैं और काम करते करते रुक जाता है, आपका काम छोड़ देते हैं आप। ये सेक्स चक्र के असंतुलन से होता है कि आपने कहा बीच बीच में काम आप कर रहे हैं, पूरी ऊर्जा से लगे हुए थे और आपने उस काम को छोड़ दिया। उसके लिए क्या करना है, आपको उस चक्र को क्लीन करना है और उस चक्र को आपको हील करना है। क्लीन और हील, ये दोनों ही पैटर्न चलते हैं हीलिंग के फील्ड में, क्योंकि क्लीनिंग इसी प्रकार से, जैसे आप गंदे कप में चाय पियेंगे तो नहीं पी सकते, उसे साफ कप में ही आपको चाय अच्छी लगी। इसी तरीके से हम जब किसी को एनर्जाइज करते हैं तो हम पहले उसे क्लीन करते हैं, फिर हम उसको एनर्जाइज करते हैं, है ना। तो एक तो ये बीच बीच में जो काम छोड़ देना, ये टेंडेंसी जब डेवलप हो रही हो, तो हमें अपने सेक्स चक्र को क्लीन करना है और उसको हील करना है, उसको एनर्जाइज करना है। फिर दूसरा इसका फीचर है ब्यूटीफुल राइटिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बच्चे हैं राइटिंग, अपने जो है सेक्स चक्र पे हाथ रखेंगे और आप लिख लिख से लिखे और सेक्स चक्र पे हाथ रख के लिख के देखेंगे, आपकी चीजों का सिलेक्शन कि आपको क्या चीज चाहिए, उन आपकी डेवलप हो जाती है सिलेक्शन स्किल, अच्छी चीजों को चूज करना। रुक जा रहा है आपका, हो नहीं रहा है, कि आपको अपने इस चक्र को क्लीन और हील करने की आवश्यकता है। दूसरा चक्र है, अच्छा इस चक्र का एक और फीचर है, अगर लैकनेस ऑफ, इस चक्र में अगर एनर्जी कम है तो आप इनडिसिप्लिन्ड भी होते हैं, अनुशासनहीनता आपके अंदर पैदा होती है। और अगर ये चक्र बहुत अच्छे से बैलेंस है तो आप बहुत डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी होंगे। इस चक्र की सबसे अच्छी विशेषता है ये आपको बहुत डिसिप्लिन। हम तीसरे चक्र पर, हमारा नाभि चक्र, इंस्टिंक्ट ऑफ नोइंग, हम लोग नहीं जानते हैं कि हमें कब क्या निर्णय लेना है ना, क्या करना चाहिए, अनिर्णय अगर रहती है, इट मीन्स यू नीड टू चार्ज योर क्लीन एंड हील। आपको अपने करना होगा, नेवल चक्र की हीलिंग करना होगा। जानने की चाहत, जिज्ञासा पैदा होता है अगर ये चक्र आपके अंदर प्रॉपर एक्टिवेट है, कि आपको नई नई चीजें जानने की इच्छा रहेगी। अनिर्णय की स्थिति के लिए और कंफ्यूजन की स्थिति के लिए, आप कंफ्यूज रहते हैं कि लोग बड़े कंफ्यूज हो या निर्णय ही नहीं ले पा रहे हो किसी चीज का, तो आप समझ जाइए कि निर्णय लेने की क्षमता इनके पास में नहीं है, इनको हमें इनके नेवल चक्र पे वर्क करना है। एक और नेवल चक्र की बड़ी अच्छी विशेषता है, ये फीचर इसका, ये विशेषता नहीं कहेंगे, इसकी हम डिस्टर्बेंस की बात कहेंगे। फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स होते हैं, कई लोग कहते हैं कि हमारे एक्सीडेंट ही होते रहते हैं, जब देखो तब उन्हें कोई ना कोई चोट लग जाएगी, चलते हैं फिर चोट लग गई, फिर चले फिर चोट लग गई।
इसका मतलब है कि उनके नेवल चक्र में डिस्टरबेंसेस हैं, उसको क्लीनिंग और उसको हीलिंग की आवश्यकता है। बहुत बार लोग बहुत गलतियां करते हैं, जिनका नेवल चक्र डिस्टर्ब होता है वो मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स करते चले जाते हैं। तो इस टाइप के लोग जो बार बार मिस्टेक करते हैं, बार बार भूल करते हैं, इसका मतलब है कि हमें उनके नेवल चक्र पे वर्क करने की आवश्यकता है। उनके नेवल चक्र को क्लीन करना है, स्कैन करना है कि उसमें एनर्जी की कमी है या उसमें एनर्जी की लेकनेस है, उस तरीके से उसको हील करेंगे। अगर लेकनेस है तो केवल क्लीनिंग से काम चल जाएगा, और एक्सेस है एनर्जी तो हमें उस चक्र को एक्सेस एनर्जी में क्लीन करना है, और लेकनेस में हमें उसको हील करना है। नेक्स्ट चक्र हमारा आता है सोलर प्लेक्सस, मतलब मणिपुर चक्र। ये सेंटर ऑफ लोअर इमोशंस, हमारी जो भौतिक भावनाएं हैं, स्ट्रेस, एंगर, इरिटेशन, उनका सेंटर होता है। लोअर विल और आई सेंटर हमारा ईगो का सेंटर होता है। यस आई एम, यस आई कैन डू इट, इसका आपका ये सेंटर होता है। विनिंग एटीट्यूड आपके पास है, आपके मन में विनिंग एटीट्यूड है कि हर चीज को मुझे पाने की चाहत, इट मीन्स आपका ये आपके सोलर प्लेक्सस का लक्षण है। अच्छा, लेकनेस ऑफ कमिटमेंट, अगर आपका ये चक्कर डिस्टर्ब है, लेकनेस ऑफ कमिटमेंट, आप किसी को कमिटमेंट दे देंगे और लेकिन आप कमिटमेंट को पूरा नहीं करेंगे। आपने वादा तो कर दिया लेकिन वादा खिलाफ ही करते रहेंगे, उस वादे को पूरा नहीं कर पाते हैं। ये इस चक्र की विशेषता है। दूसरा, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए भी ये चक्र बहुत रेस्पॉन्सिबल है, कि कई बार हम लोग अपना रेस्पेक्ट नहीं करते, अपने प्रति बहुत ज्यादा घृणा से भर जाते हैं। तो सेल्फ रेस्पेक्ट का भाव डेवलप करना है तो हमें इस चक्र को एक्टिवेट करना पड़ेगा। सेल्फ एस्टीम के लिए हमें इस चक्र को एक्टिवेट करना पड़ेगा। फिर हमारा चक्र आता है हार्ट चक्र, सेंटर ऑफ हायर इमोशंस। हायर इमोशंस मीन्स जैसे लाइक लव, आपका दया, क्षमा, ये हमारे हायर। अच्छा, ठीक है, आप लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्लीन करने के बाद हम उस वाटर को कहाँ डिस्पोज ऑफ करते हैं। जो आपने ऑरा क्लीन किया है उस संडास में, है ना, या बस से हम डालते हैं जहां हम उसको क्रॉस ना करें, कोई उसको लांगे ना, और उसको फिर नमक के पानी से धो करके फिर अपने हाथ भी नमक के, ठीक है ना, ये और क्लीनिंग टच नहीं करते हैं उस पानी को, दोबारा उस किसी बंदे के ऊपर छटकते नहीं हैं, अदरवाइज वो फिर से बीमार हो सकता है। तो हार्ट चक्र की मैं बात कर रहा था। हार्ट चक्र हमारे हायर इमोशंस का सेंटर होता है ना। अगर हमारा हार्ट चक्र डेवलप है तो आप प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस, गुड रिलेशनशिप्स, ये भी आपके बढ़ेंगे। हार्ट चक्र चक्र हायर क्रिएटिविटी के सेंटर होता है। उच्च रचनात्मक लोग, ये लोग हायर क्रिएटिविटी के सेंटर में आते हैं। और लोअर मेंटल फैकल्टी भी कहला का, आप मानसिक रूप से डिस्टर्ब हैं कहीं, तो आपका ये चक्र हर हालत में आप डिप्रेशन में हैं, तनाव में हैं, तो आपका थर्ड चक्र डिस्टर्ब है। इसको आपको हर हालत में क्लीन और हील करने की। हाँ, एक मित्र ने पूछा है कि एक्टिवेट कैसे करेंगे और हील कैसे करेंगे, अलका सक्सेना जी पूछ रही है ना। ये हीलिंग हीलिंग के लिए आपको सिंपली अपने गॉड गुड मास्टर्स को इन्वोक करना है, और उसके सामने आपको हाथ को ले जाना है, जिस चक्र को आप एक्टिवेट करना चाह रहे हैं उसे सेंस करना है। आपको हाथ को रोटेट करना है और प्रे करना है अपने गॉड गुड मास्टर से, प्लीज एक्टिवेट द चक्र प्रॉपरली, है ना, एंड मेक इट साइज नॉर्मल।
उसकी साइज भी हमें नॉर्मल करना है और उसको प्रॉपरली उसको हील करना है। ठीक है। फिर आता है आपका अजना चक्र या थर्ड आई, कमांडिंग सेंटर। हमारा ये कमांड हमारा मास्टर मास्टर चक्र कहलाता है। कोई भी हायर मेंटल फैकल्टी, हायर विल का सेंटर जितने भी अच्छे निर्णय लेते हैं, उच्च स्तर के आध्यात्मिक निर्णय लिए हैं या उच्च स्तर के निर्णय लेते हैं, उनकी क्षमता में ये विकसित करता है। ये कमांड सेंटर है, पूरा मास्टर चक्र इसको कहते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम पूरे शरीर में अगर हो रही है, आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप इस चक्र को क्लीन करिए और इसे हील करिए और इसे थॉट दीजिए। एनर्जी फॉलोज थॉट। सिंपली एनर्जी नहीं देना है, एनर्जी के लिए हमें वो थॉट देना आवश्यक है जो हम उससे वर्क लेना चाहते हैं। अपने मास्टर से प्रे करिएगा, अपने गुरु से प्रे करिएगा, गॉड से प्रे करिएगा, प्लीज हील द चक्रा एंड रिमूव सो एंड सो डिसीज फ्रॉम माय सिस्टम। इस प्रकार से आप उसे एनर्जाइज कर सकते हैं या रिमूव, आप उसको ऑरा क्लीन करके और हील, इस तरीके से आप उसको करेंगे। और उसको बैलेंस करने के लिए भी थॉट देंगे कि नाउ दिस चक्रा इज बैलेंस्ड। अगर आप बैलेंस नहीं कहेंगे तो वहां थोड़ी सी कमी रह जाएगी। चक्रा बैलेंस है और अपनी प्रॉपर साइज में है, जो उसका एक स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए उस प्रॉपर साइज में है, ये कहना अनिवार्य है। तो चक्रा आपका बहुत अच्छे से वर्क करता है क्योंकि हम उसे जो थॉट दे रहे हैं, एनर्जी फॉलोज थॉट, तो एनर्जी उस तरीके से उस पर वर्क करती है। फिर इसके बाद हमारा थर्ड आई का लोग करते हैं, बहुत सारी इसकी साधनाएं हैं और मैं थर्ड आई पे ज्यादा साधना करने के लिए प्रेरित नहीं करता हूँ। उसको कहते हैं कि हम लोग ऑलरेडी अपने दिमाग के पास इतने ज्यादा एक प्रकार से बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं, गलत तरीके से हमने एक्टिवेट कर दिया, हम इसकी प्रॉपर साधना तो हमारे हमारी जो है मेंटल डिसीज होने की बहुत जो है संभावना होती है, भी हो सकते हैं। इसलिए उसको कहते हैं कि मेन सेंटर है एनर्जी का, जिससे हम परमात्मा से जुड़े थे, हमें उस सेंटर पे ध्यान करना चाहिए। तो ओशो तो कहते हैं आप नाभि, नाभि ही आपसे परमात्मा का जुड़ने, जिसमें आपने माँ के पेट में भी आपने उसी से लिया, उसी से सांस ली। आप देखते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी निकले हुए हैं, कमल निकला हुआ है। तो ओशो जो बात कर रहे हैं वो नाभि की बात कर रहे हैं। और नाभि जैसे अगर नाभि की भी अगर आप साधना करते हैं तो धीमे 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 वो इतने स्लो चार्जिंग से बढ़ती है और आपके समस्त चक्रास को फिर प्रॉपर वे में वो ऑटोमेटिकली सभी चक्रास को हील कर देती है और सभी चक्रास प्रॉपर बैलेंस में आ जाते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि थर्ड आई की साधना डायरेक्टली नहीं करना चाहिए, उसके लिए बहुत प्रिकॉशंस और पहल करनी चाहिए, तब हम कहीं जाकर के थर्ड आई की साधना पर जाएं। तो ये मैं आपको बता, हमारा क्राउन चक्र, क्राउन हमारा हायर लेवल ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस से जुड़ने का बहुत बड़ा केंद्र है। सहस्त्रार चक्र, तो ये डायरेक्ट एनर्जी, इसको हम लोग फर्स्ट हार्ट गॉड, हमारे शरीर में प्राणिक हीलिंग में हम लोग दो हार्ट बताते हैं। एक हार्ट हमारा क्राउन है, दूसरा हार्ट हमारा भौतिक हार्ट है। जब हम एनर्जी रिसीव करते हैं तो हम अपने क्राउन से रिसीव करते हैं और भौतिक हार्ट से लेकर के हाथ के थ्रू किसी को भी ट्रांसफर करते हैं। तो ये हमारा, इससे दोनों हार्ट हमारे डेवलप होते हैं, इस स्पिरिचुअल कॉर्ड मजबूत होती है और आप बहुत पावरफुल व्यक्ति बन जाते हैं। तो आज का सेशन टाइम पूरा हो रहा है, मैं थैंक यू दूंगा। आप सबने मुझे समय दिया, मुझे सुना, आपका मैं आभारी हूँ मैं योगानंद भैया जी का और अपने जित जी का, अपने गुरु का। और होपफुली हमारे सर, एसपी सर भी यहाँ मौजूद होंगे, मैं उनको भी थैंक यू देता हूँ कि उनके आशीर्वाद से मैं ये क्लास ले पा रहा हूँ, उन्होंने मुझे परमिट किया
और मुझे साधना के लिए प्रेरित भी करते रहते हैं। थैंक यू भैया। धन्यवाद भरत जी। थैंक यू भैया। एसपी साहब का भी धन्यवाद। हम जब हमारा शिविर हुआ था आगरा में तो उन्होंने बहुत हम लोगों की सहायता की। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आपको छुट्टी दी 7 दिन की, और आप 7 दिन तक लगातार वहाँ सेवा करते रहे। हम लोग बहुत जल्दी फिर, डेफिनेटली वो बहुत प्यार करते हैं। हाँ, बहुत जल्दी हम लोग फिर आगरा पहुंचने वाले हैं। और इस बार बहुत बड़ा शिविर होगा और काफी प्राण योग्य है इस बार। बहुत जी स्पेस है जी। वहाँ पे, बहुत अच्छी सुंदर जगह है। बहुत मनोरम, बहुत आनंद लिया था हम लोगों ने आगरा शिविर का। बहुत जल्दी ही रखने वाले हाँ। हैं मार्च में। और जी जी जी। हम आमंत्रित करते हैं हमारी आदरणीय जीजी दीदी रूपेश चौरसिया जी का। कृपया मंच पर आ जाएं। डॉक्टर रूपेश चौरसिया जी। हम दोनों भाई बहन हैं। ये हमें आपको एक एक परिचय और करा दें प्राण योगियों के लिए। प्रणाम दीदी, प्रणाम। प्रणाम, सभी को प्रणाम मेरा। ये डॉक्टर रूपेश चौरसिया जी आपसे जुड़ चुकी हैं, और ये मेरी वास्तविक में प्रथम गुरु हैं। आज से तीस और आज से 30 साल पहले इन्होंने हमको एक साधना सिखाई थी, जो प्राण वृद्धि साधना। और वो बट वृक्ष इतना तेजी से बढ़ा कि आज उसकी 200 साधनाएं बन चुकी हैं। और ये स्वाभाविक है, जब मेरी गुरु होंगी तो सोच सकते हैं किस स्तर की हैं ये। लेकिन अभी बात बात में वो यही कहेंगी, हमें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। सच कह रहे हैं। ये अब ये जुड़ चुके हैं चूंकि हमारे गुरु भी हमसे। और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। अथाह सागर हैं ये लोग। 30 साल पहले जब मैंने शुरू किया था तब ये सिखाते थे, सोचिए। तब ये सिखाते थे इस चीज के लिए। तो इन्हीं ने मुझको इस फील्ड में डाला है। और आभारी हूं मैं इनका। आपको प्रणाम। सभी प्राण योगी की तरफ से प्रणाम। आशीर्वाद के रूप में 2 वचन बच्चों के लिए जरूर कहें, और ये एकदम ममतामयी है। जब भी आपको कहीं शरण ना मिले, कभी भी कहीं भी आपको दिक्कत लगे, आप दीदी को फोन करिए, आपकी समस्या बंद हो जाएगी। और आप इतने मथा अथाह दर्शन में भी होंगे तो आपको हंसी आ जाएगी। आपको बड़ी मुसीबतों में इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी आशीर्वाद दिया, और बहुत बड़े बड़े कारण इनके हजारों हजारों लोगों को जो काम नहीं में इन्होंने काम किया। इन्होंने कई समय तक 18-18 20-20 घंटे साधना की है। और बहुत इनका सारे आर्ट्स के आशीर्वाद एक्सपर्ट हैं, ये भी बता दीजिए। एक्सपर्ट हैं और कई हिप्नोटिस्ट भी विद्या हैं। की कमी है, तो हम लोग जिनके नाम भी नहीं बता सकते। रह जाएगी एक समय इनके बारे में बताना, तो एक बड़ी किताबें लिखेंगे, बता देते हैं तो वो आपकी आपके संस्मरण लेके किताबें लिखे